स्वागत है दोस्तों न्यू इंडिया न्यूज नागरिक विकल्प में। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की और कांग्रेस के बारे में करेंगे कांग्रेस के पक्ष से सागर श्रीवास्तव जी, जो ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी है और उपाध्यक्ष भी है इंडियन नेशनल कांग्रेस दिल्ली के। स्वागत है सर आपका न्यू इंडिया न्यूज नागरिक विकल्प में। नमस्कार मुश्ताक जी, नमस्कार। और सारे आपके श्रोताओं को, सारे दर्शकों को मेरी तरफ से ढेरों अभिनंदन। जी सर, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, जिसने इस देश को स्वातंत्र का सपना दिखाया और स्वतंत्रता दिलाई भी। मैं कह सकता हूं कि स्वतंत्रता दिलाई भी। लेकिन आज जो परिस्थितियां हमारे सामने आ रही है, कांग्रेस के अभी फिलहाल तो अध्यक्ष नहीं बोल सकता हूं सर, मतलब जो सर्वे सर्वा है राहुल गांधी जी, उन्होंने खुद भी ट्वीट किया है कि लोकतंत्र हमारा खतरे में है। हम उस कांग्रेस को जानते हैं सर, जो अंग्रेजों से लड़े थे आजादी के लिए। आज जब लोकतंत्र खतरे में है, राहुल जी खुद बता रहे हैं, तो हम उस तरह की लड़ाई नहीं देख पा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, जिस तरह से लोग उम्मीद करते हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए। पूर्णतः जितना मैं आपका सवाल समझ पाया हूं, आपने स्वतंत्रता की बात करी। स्वतंत्रता को मैं भूभागों में बांटता हूं। उसके कुछ द्रवित मूल्य हैं, कुछ अलग अलग स्टैंड्स एंड डोमेन है। स्वतंत्रता सिर्फ आजादी का वो पैमाना नहीं जिसमें आप किसी एक गैर मुल्क से आप आजाद हो जाते हैं। स्वतंत्रता भुखमरी से है, स्वतंत्रता जागरूकता से है, स्वतंत्रता उन सारे मूल्यों से है जो 70 साल की इकाई के बाद धीरे धीरे हम उत्पाद की श्रेणी में आए। हम ऐसे बहुत सारे काम किए और हमने एक मुल्क तक बना दिया इंदिरा जी काल में, और वहां पर एक नारा रहा, इंडिया इज इक्वल टू इंदिरा। तो स्वतंत्रता 70 साल में जो देश सुई का भी उत्पादन नहीं कर पाता था, वो सिर्फ 70 साल का इतिहास देश का इतिहास कहा जाएगा। कांग्रेस का कुछ 150 साल का इतिहास है। एहू साहब की अध्यक्षता में ये पार्टी बनाई गई, गठन किया गया, और एक पारसी, एक सिख, एक मुस्लिम हमारे भाईचारे लोग और हिंदुओं, ये हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो नारा है उसमें हम प्रेमली टोटली बिलीव करते हैं। उसमें हमारा एक हमारी सहनशीलता है, जिसमें हम उस पैमाने तक लेकर जाते हैं इस कथन को जिसमें हम अपनी आपना और अपनी रूह तक को सिद्ध कर पाए। दूसरा जहन आपने कहा कि राहुल जी ने कहा था। सवाल इस बात का है कि राहुल जी परिचालक बने थे, ये कहने वाली एजेंसी का नाम है, स्वीडिश फर्म ने कहा था, स्वीडिश कंपनी ने कहा था, स्वीडन की किसी कंपनी ने कहा था। और इसमें मैं नहीं समझता कि कोई भी बुराई छिपी हुई है। हम आज उस राह पे चल गए हैं जहां पे जो मंदिर, जो मस्जिद, जो गिरजाघर, जो गुरुद्वारे कुछ कमिटीज बनाती थी, कुछ 4-5 हजार, 4-500, 4-5 लोग मिलकर बना लेते थे, वो आज सरकार बनाने लगी। तो रोड, अस्पताल, राजमार्ग, ये सब किसकी जिम्मेदारी रह जाएगी? शिक्षा में हम पीछे होते जा रहे हैं। करप्शन, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, हर तरीके से ये देश अपने आप अपने मूल्य तंत्रों को खोते जा रहा है। जो हमारी इकाई पे रचना थी, जो हमारे पीएसयू सेक्टर्स थे, आज उनको भी अगर हम एक के बाद एक अपने टिप्स पे गिने तो वो भी लॉस में जा रहे हैं, और ऑन द मेकिंग ऑफ द लॉस रिकॉर्ड हम खोते जा रहे हैं। क्यों सिर्फ 2A मियां और बीवी की सरकार चल रही है? क्यों ये अंबानी और अदानी बार बार इनका जिक्र आ रहा है? और आज तो हमारे रेल मार्गों में, हमारे यातायात परिवहनों में, हमारे राज्य मार्गों में, हमारा एयरपोर्ट, हमारा रेलवे पोर्ट, हमारी मालगाड़ियां, सब में वही शब्द चिन्ह कर रहा है। इसका मतलब वो सारनाथ का वो जो प्रिलेम्बल था, जो अशोका के उससे मूर्ति से उठाकर हम इसको अपने संविधान की गणना में रखते थे, वो प्रिलेम्बल अब कमजोर हो गया और अदानी का नाम बड़ा चल के हो गया। ये देश उद्योगपतियों के सहारे कभी नहीं चला। हाँ, वो एक हमारा स्ट्रेंथ हुआ करते थे। कांग्रेस चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात के कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक को राज करना जानती थी, और वो राज में गवर्नेंस होता था। राजनीति और राष्ट्रनीति का परिचालक हम हिंदुस्तानी आवाम को समझना पड़ेगा। और आप मुश्ताक जी, बड़ा आपका मैं आभारी हूं कि आपने बड़ा द्रवित सवाल पूछा, लेकिन मैं ये पुनः बता दूं कि ये पहली बार ऐसी स्थिति नहीं हो रही, और मैं कहता हूं 100 बार ऐसी स्थिति आएगी कि कांग्रेस कमजोर उठेगी। कांग्रेस को उस फिनिक्स की तरह मैं देखता हूं। अब जो आपका दूसरा सवाल था, जो मैं समझ पाया कि राहुल जी ने लोकतंत्र के ऊपर बोला, और मेरे हिसाब से ये राहुल जी की आवाज नहीं है, ये उन सारे लोगों की आवाज है
जिन्होंने आज भी जो ये समझ पा रहे हैं, जो ये महसूस कर पा रहे हैं, और जनता को भुलाया और बहकाया नहीं जा सकता है। स्वीडिश कंपनी के फोरम में ये बात सार्वजनिक रखी गई कि भारत का मूल्यांकित जो उसकी प्रतिबिंब था इन टर्म्स ऑफ द डेमोक्रेसी एथॉस, दैट हैज बीन टोटली इन द डिक्लाइन शिफ्ट। वो अब नेपाल और बांग्लादेश की बात है, और इसमें पूर्णतः सच्चाई भी, जिस तरीके से हम अपने पड़ोसी राज्यों से अपने रिश्ते खराब करते जा रहे हैं, जिस तरीके से हम डिप्लोमेटिक और नेगोशिएशन टॉक्स को के बेबुनियाद और बेतरतीब तरीके से उसको हैंडल कर पा रहे हैं। वी आर वन ऑफ द मिसहैंडल्ड कंट्री एंड वी आर कमिंग एज अ वेरी सस्पिशियस मैनर में हम हर वो चीज इंक्लाइन करते जा रहे हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट के पैटर्न में हम कर कुछ नहीं रहे और दिखा सब कुछ रहे। राहुल जी ने स्पष्ट करा है कि अब हम उस राह पे बढ़ चुके हैं, और ये आप राहुल जी पे बोल रहे हैं या किसी एक इंडिविजुअल पे बोल रहे हैं, हम सब हर दूसरे या तीसरे दिन खाने पर ये घर में चर्चा करते हैं, और ये बात हम माने कि क्या अब देश वैसा रहा या नहीं रहा। क्यों हर बार एक ऐसा अजीब सा एक वातावरण क्रिएट हो जा रहा है जो इकाई से हम देखें अगर 2014 से, तो एक कौमी जो लड़ाई है उसको उजागर कर रहा है। क्यों कोरोना के जस्ट पहले दिल्ली में हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए, क्यों आज भी जहां पर देश और दुनिया तरक्की पे तरक्की किए जा रहा है लेकिन हम पीछे की तरफ अग्रसर हो जा रहे हैं। 2014 was a failed move on an electoral parameter। 2016 हमारे पैसे की तंजगी बंद कर दी गई, 8 नवंबर को वो काला दिन, उसके बाद जीएसटी की मार, उसके बाद अनेक प्रकार के प्रलोभन दिया गया, जीएसटी की बातें करी गई, और जो स्मृति ईरानी, जो यूनियन मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री महंगाई को लेकर इतना अग्रसर और उग्रसर रहते थे, महंगाई को लेकर मनमोहन सिंह साहब को चूड़ी की बात करते थे। अगला जो मुद्दा था मेरा वही था, इस पॉइंट को जोड़ के मैं ये जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे, जिस तरह से कांग्रेस को बताया जाता है कि कमजोर विपक्ष, आप क्या मानते हैं कि आप विपक्ष कमजोर विपक्ष है, आप ठीक तरह से जनता की आवाज नहीं उठा पा रहे हैं? क्योंकि हमने ये चीजें देखी थी सर, जब महंगाई थोड़ी भी बढ़ जाती, भाजपा नेताओं के रास्ते पे गैस सिलेंडर लेके, आज भी मोदी जी के बयान है कि सरकार विफल है क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, दिल्ली सरकार विफल है। मनमोहन सिंह पे बड़े बड़े हमले होते थे, हमले का इन द सेंस शारीरिक हमले नहीं बोल रहा हूँ, शाब्दिक हमले होते थे और कांग्रेस बर्दाश्त करती थी। लेकिन आज कांग्रेस उस तरह से नहीं हमला कर पा रही भाजपा के ऊपर, जब पेट्रोल 100 पार कर चुका है। हम सोशल मीडिया पे आम तौर पे देखते हैं, लोग बोलते हैं शेर पाला है तो उसका खर्चा भी उठाना पड़ेगा, इस तरह का प्रचार क्यों हो आजकल होने लगता है। और कांग्रेस कहीं ना कहीं उस मुद्दे को ठीक तरह से रख नहीं पा रही है और जनता के सामने पेश नहीं कर पा रही है जिस तरह से बीजेपी ने किया था। मुश्ताक जी, फिर मैं सवाल को कुछ विभाजित तौर कर दूंगा। आपने बोला रख नहीं पा रही, रखने के लिए, परोसने के लिए कोई एक थाली कह दूं मैं, या किसी और चीज का मैं एक उदाहरण के तौर पे रखूं, वो मीडिया अब वैसी रही नहीं कि हम रख पा रहे हैं। और निजी तौर पे अगर हम देखें तो क्या मध्य प्रदेश की जनता बेवकूफ है जिन्होंने हमें लाया? क्या कर्नाटक में हम नहीं जीते थे? क्या राजस्थान में सार्वजनिक नहीं है कि इन्होंने राज्य को खंडित करने की कोशिश करी? जब मध्य प्रदेश में हम जीत गए तो उसके बाद तो सरकार तोड़ी गई ना। जब कर्नाटक में हम जीत गए तो सरकार तोड़ी गई ना। और राजनीति में ये उठा पटक आज से नहीं चला रहा है, बहुत सालों से चला रहा है। लेकिन इसको इस तरीके से कहना कि कांग्रेस अस्तित्व में नहीं, देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान में हम है, नहीं सर, मैं अस्तित्व छत्तीसगढ़ में हम हैं, महाराष्ट्र में हम हैं, हमारे इलेक्टेड पार्टीज हैं। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि वो डर का आलम और वो तकरीर कहने का बिना बेसलेस थ्योरम्स के वो अब अपनी ऊंचाई पर है, अपनी पराकाष्ठा पर है और वो जाएगा, वो जमीन पर आएगा। जो लोग 100 रुपए को महत्वता पेट्रोल पे दे रहे हैं कि शेर पालोगे थे, वो उनके लिए मैं सहानुभूति रखता हूं। उनके लिए अगर आप कहेंगे तो 2 मिनट का मौन भी रख लूंगा। लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से राजधर्म ये कहता है कि हम इकाई से
लाइन में लगे हुए सबसे कमजोर आदमी की बात करें, सबसे पिछड़े आदमी की बात करें, सबसे पीछे आदमी की बात करें। हमारा देश का संविधान हमेशा हमें सिखाया कि 100 कसूरवार के चलते अगर एक बेगुनाह को कभी कोई तकलीफ ना हो, उस आम आदमी का, उस आम जनता का क्या है? दिल्ली और बॉम्बे इक्वल टू इंडिया होता है क्या? या कुछ नागपुर इक्वल टू इंडिया होता है क्या? देश की इकाई में, और ये सार्वजनिक है। ये तो आप हम लोग एक मोड ऑफ इंटरव्यू में बात कर रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है और मेरे को भी पता है कि सार्वजनिक है, देश सही तरीके से गवर्न नहीं हो रहा है, क्योंकि देश के उच्च स्तर पे जो सबसे पहले इंसान है जो गवर्न कर रहा है, उसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। वो किसी भी मेरिटोरियस या मेरिट वाले आदमी को नहीं वो देगा। वो हमेशा एक ऐसे आदमी को अपने करीब, अपने समीप पाएगा जिससे उसको ऐसे ही एड्रेनल रश वाले स्टेटमेंट्स का आदान प्रदान हो पाएगा। हमारी शिक्षा पद्धति, छात्रों की मैं बात करूंगा, एसएससी की बात करिए, यूपीएससी की बात करिए, करप्शन की बात करिए, महंगाई की बात करिए, कौन सी एक योजना बता पा रहे हैं? राम मंदिर या वो जो गुजरात में वो मूर्ति बन गई, इसको देश चलाना कहते हैं? अरे छोड़िए साहब, देश चलाना बहुत इकाई से होता है, उसके बहुत ही डोमिनेटिक वैल्यू पे जाना पड़ता है, बूथ लेवल पे जाना पड़ता है। कभी आपने सुना था कि मनमोहन सिंह किसी निकाय के चुनाव में गए या किसी निगम के चुनाव में गए, या मनमोहन सिंह अपनी गद्दी छोड़ छोड़ के बार बार बंगाल बंगाल भाग रहे हैं? अरे इफ यू आर ऑन सॉइल ऑफ बंगाल और जगह, तो देश कौन संभाल रहा है? इसका मतलब है आपका मोडस ऑपरेंडी इज करप्ट। आप किसी भी तरीके से हिंसा करके, प्रताड़ित करके, किसी भी तरीके से बंगाल में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। क्या हम बीते दिनों में कभी ऐसे दृश्य तो नहीं सामने आते थे? हाँ, मैं ये जानता हूं कुछ ऐसी चीजें हो गई, हो सकती थी, लेकिन हर बार हर राज्य में हिंसा हो रही है चुनाव में। हमें यह तय करना होगा कि शेर आया वाली कहावत में सही में शेर आ रहा है या झुटलाया जा रहा है। अगर 70 साल का इतिहास है हमारा, हमें अगर कुछ खराब करना होता है देश के मूल्यांकित द्रवित्व को, इसके स्तंभों को हिलाना होता, तो क्या इंदिरा जी का समय भूल गया जब इनके गिन के 2 बचे हुए थे? सवाल पूछना बहुत आसान है, लेकिन उसका बेसिक रिसर्च, कंटेम्पलेशन हैज टू बी देयर। एंड पूरी तरीके से आप महाराज से बात कर रहे हैं, आप पत्रकारिता में अच्छा नाम कमाइए, मेरी भगवान से और ऊपर वाले से, अल्लाह ताला से यही दुआ है। लेकिन एक बंबई में एक आदमी सीएम को कुत्ता, बिल्ली, सुअर और पता नहीं क्या क्या कह रहा है, क्या यही पत्रकारिता है? हम अब अपने शब्दावली में ज्यादा एब्रिवेटिव कीवर्ड्स इन द अनपार्लियामेंट्री स्टेटमेंट्स ले रहे हैं। जी सर, आजकल मैं चुनाव प्रचार अपनी नजर से देखता हूं तो चुनाव प्रचार में 2-3 चीजें नजर आती है। एक, जहां पे भी प्रचार के लिए जाओ वहां पे धार्मिक स्थल पर भेंट दो। दूसरा, किसी गरीब के घर पे खाना खाओ। और एक, धमाकेदार भाषण दो। काम के बारे में तो कोई बात होती ही नहीं इन चुनाव प्रचारों में। इस पर आपकी क्या राय है सर? ये बड़ा एम्बिगुअस सवाल है। देखिए, चुनाव देश में 5 साल में कुछ 28, 29, 30 राज्य को एक मैकेनिज्म के तहत वो रहता है। अब सवाल इस चीज का है कि आप किन कार्यों की बात कर रहे हैं। आज जो विकसित कार्यों में इंसान की सबसे बड़ी अगर हम खोज की बात करेंगे तो आग की थी, पहिए की थी, और तीसरी खोज जो इंसान माने या ना माने, मेरा व्यक्तिगत राय है, डेमोक्रेसी की भी थी, जिसमें एक निचला आदमी भी अपने स्वर ऊंचा करके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से बात कर सकता था, अपने संचालित व्यक्तित्व से बात कर सकता था। 70 साल ये मेंटेन कर देना, डेमोक्रेसी को हर उस एथॉस में पेनिट्रेट करके रखना, सहेज के रखना, संभाल के रखना, और उस मूल्यांकनों के साथ उस सारी कार्यशैली को अपने जस्टिफाइड मैनर में रखना। 70 साल में किसी टाटा बिरला का उस तरीके से आगाज नहीं सुना होगा आपने जिस तरीके से आज अंबानी अडानी का। हमने देश को सबसे पहले रखा, बड़ी बेहतरीन कंपनियों को देश के अंडर काम करवाया, पीएसयूज को एक मोबिलाइज्ड इफेक्ट दिया, जरूरत पड़ने पे पीएसयूज लिए भी और पीएसयूज बनाए भी। हम कभी आर्टिफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिलीव नहीं करते थे। हमारे लिए कुछ इस तरीके से है, एक कांग्रेस की सरकार में एक बस चलती थी,
और एक बीजेपी की सरकार में बस चलती है। ये इसी बस चलने से आपको पता चल जाएगा, कांग्रेस की सरकार बस उस आखिरी पहाड़ के यात्री तक चलाती थी जिसके लिए 100 किलोमीटर और बस को ऊपर जाना पड़ता था हिमाचल के गांव में, और उतरने वाला सिर्फ एक होता था। हम कमर्शियलाइजेशन, सरकार और व्यापार, इसका सानी बाना हम समझें। जब जब ये हुआ है, हम फ्रेंच रेवोल्यूशन उठाए, रशियन रेवोल्यूशन उठाए, ऑटोक्रेटिक मूवमेंट्स उठाए, जब जब ये हुआ है तब तक नाना प्रकार शुरुआती प्रलोभन लगा है, लेकिन उसके बाद देश काल के गर्भ में गया। आप कैसे ये सब चीज व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको एक पत्रकार होते हुए बड़ा अचंभा नहीं हुआ कि जीते जी प्रधानमंत्री अपने ही नाम पर एक विमोचन कर देना एक स्टेडियम का, और मैच होने के 12 घंटे पहले? अरे साहब, माना मेरी उम्र थोड़ी कम है, लेकिन मैं भी अपनी नग्न आंखों से ये सब देख पा रहा हूं और बड़ा अचंभित रह जा रहा हूं कि मैं क्या देख पा रहा हूं। आज के आजाद भारत में क्या हम इस दिखावे को एक सुनिश्चित कर रहे हैं? युवा मुल्क हमारा और हमारे युवा ही इस देश का सौभाग्य बनते हैं, सौहार्द बनते हैं। उन युवाओं में कितनी नफरत है, जरा आप उन सेंटर्स पे जाकर देखिए जो पूरे देश की इकाई सिस्टम, इकोसिस्टम, सेंट्रल सर्विसेज की इकोसिस्टम है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जी सागर जी, चलते चलते मैं लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। एक सवाल में अगर 2 सवाल आ जाइएगा तो आप समझ जाइएगा। पहला, ये किसान संतुष्ट नहीं है, किसान आंदोलन कर रहा है। छात्र संतुष्ट नहीं है, आंदोलन करने पे उतारू है। जॉब की बुरी हालत है, जो निजीकरण हो रहा है उसके लिए भी जो वहां के कर्मचारी है आंदोलन कर रहे हैं। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद सरकार अपने आप को मजबूत बना के पेश करने में कामयाब हो रही है। ये विपक्ष की कमजोरी है या सरकार की ताकत है? पहला सवाल। और दूसरा, चलते चलते आप मुझे ये जरूर बता दीजिएगा, अक्सर ये सरकार बताती है 70 साल बनाम हमारे 7 साल, आप किस नजरिए से 70 साल बनाम 7 साल पेश करना चाहेंगे? आपका पहला सवाल कि इतने सारे मोमेंट्स हो रहे हैं लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही, अपना स्टैंड नहीं है, यही तो देखिए मैं फिर क्या कह रहा हूं, हम इस सवाल में ही अपना जवाब ढूंढे, हम क्या पूछ रहे हैं और उसी के भीतर हम कितने उस सवाल की गहराई में उतरे। सरकार मतलब क्या? सरकार मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों के इकोसिस्टम को समझना, देश में और जो आवाज बन रही उसको समझना, उसके तरह अपने आप को सांचे में ढालना। सरकार हैज टू बी इन ए लिक्विड स्टेट, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझे। ये तो एक सिर पे लाद देना कि भाई ये अब से होगा, ये ऐसा होगा। और मैं अब आपको एक बहुत ही एक फैक्टोरियल बात बता दूं, हमारा देश कृषि प्रधान देश, कृषि प्रधान देश होने के वजह से आखिरी इनके पास इकोनॉमिक को स्टैंड ऑफ करने का मौका जो है वो ये मसाइल अपना कृषि बिल से तय करने वाले हैं। और इसीलिए अब ये कुछ झुकने लगे हैं, लेकिन शुरुआत में इनके झुकने का कोई असर नहीं दिख रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अपने ही लोगों से घर, इस देश का अगर कोई इस टाइम पर कोई संचालन कर रहा है तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सवाल इस बात का है कि अगर हम इसको छोटा हिस्से करके अपने घर पे उदाहरण तौर पे रखें तो क्या अगर हमारे पिताजी, हमारी माताजी अगर कर रही है तो क्या वो किसी की बात नहीं सुनेंगे? क्या और जो लोग हैं उनकी बात नहीं सुनेंगे? सरकार भी कुछ ऐसे ही गूंगी और बहरी हो चुकी है। जो ये प्रोटेस्ट देख रहे हैं और उसमें अगर आपको ये लग रहा है कि सरकार नहीं झुक रही है तो हम अपने मन में डमरू और नगाड़े बजा रहे हैं और अपने मन की आवाज नहीं सुन रहे हैं। मन की आवाज, और मैं वो जो होने वाला है वो भी मैं बता दूं, इट विल बी ए मास एंड मेगा प्रोटेस्ट। और कुछ यही किया था अंग्रेजों ने उस जमाने में, कुछ यही किया था मुगलिया सल्तनत में। और आपके अंतिम सवाल का जवाब 70 साल बनाम 7 साल, देखिए ये सब जुमलेबाजी है। हम अभी भी जुमला देख रहे हैं, 15 लाख वाले जुमले भी अभी हमारे ऊपर चले गए। फिर ना झुकूंगा, ना झुकने दूंगा, ना खाने दूंगा, ना खाने दूंगा वाले भी जुमले चल रहे हैं। अभी भी जितने मोदीज हैं, हमारा प्रधानमंत्री छोड़ के सारे मोदी देश छोड़ के भाग रहे हैं। अरे कब तक हम लोग जुमले की सर उसमें रहेंगे? थोड़ा सा हम लोग अगेन
मैं कह रहा हूं कि अगर पत्रकारिता में भी गाय, राम, ये जो भगवा लेजिस्लेशन है, उसके बाद पाकिस्तान, उल्टी सीधी टिप्पणियां, राम मंदिर, कुछ इन सब चीजों से किसी एक आम आदमी, आम जनजीवन का क्या मसाइल तय होगा? क्या आपके यहाँ पे दो रोटी बनेगी? क्या आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी? नीतियों पे देश चलता है, पॉलिसी मेकिंग, और ये पॉलिसी मेकिंग इनको अभी भी मैं कहता हूं मनमोहन सिंह साहब स्वस्थ हैं, हष्ट-पुष्ट हैं, ये बुला के सीखें। जी जी इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आप मैं सरकार का कहने का तात्पर्य ये होता है 70 साल कुछ नहीं हुआ जो हम 7 साल में कर चुके हैं, सरकार ये कहती है। तो इसी पे मैं आपको आपका नजरिया जानना चाह रहे हैं, कांग्रेस का नजरिया 70 साल बनाम 7 साल आप क्या देखते हैं? मैं कुछ इस तरीके से देखता हूं कि उस 70 साल में आपके पास आज भी मौका है, और अगर कांग्रेस जैसी पार्टीज रहेंगी तो 700 साल भी मौका रहेगा, क्योंकि ये गवर्निंग बॉडी, एक यूनिट है, एक सिस्टम है, एक कैलिब्रेटेड सिस्टम है। और जिस 70 साल की हम बात कर रहे हैं, तो जरा इतिहास के पन्नों को खंगाल लिया जाए। टाटा, बिरला और थापड़ में बंदर बांट करके अंग्रेज चले गए, एक सुई का उत्पादन भी नहीं कर गए थे। चाहे स्पेस में पहुंचने की राकेश शर्मा की बात हो, चाहे आईआईटीज की बात हो, चाहे एम्स की बात हो, चाहे बहुत सारे ऐसे पीएसयूज की बात हो, क्या नहीं हुआ है इस देश में? मैं पूछना चाहता हूं। हमारा देश 70 साल पुराना ही देश है, और हम ये भी चाहते हैं कि डेमोक्रेसी के लोकस में पहली बार तो ऐसे नहीं है कि हम विफल हैं। अब कई बार सरकारें आई हैं, कई गई, ये जुमलेबाजी है। इस जुमलेबाजी में नहीं फंसना। जैसा कि आपने गिनाया सर कि आजादी के टाइम सुई तक नहीं बनती थी, हमने एम्स लाया, सारे संस्थान खड़े किए और उनको उत्पादन नहीं होता था, मैन्युफैक्चरिंग हमारा आज भी कमजोर है, उत्पादन नहीं होता था। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लाया, राजीव जी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लाए, कंप्यूटर की संचार की पहल हुई, मेगा सिटीज डेवलप हुए, और प्राथमिकता उच्च स्तर पर प्राथमिकता दी गई। हम और 7 साल में क्या हुआ आपके नजर? जीडीपी का फॉर्मूला बदल देने से, देश की आवाम थोड़ी देर के लिए आपको समय और दे सकती है कि चलो ठीक है, आपका मान लिया, अभी आपका मान लिया। एक होता है ना दिलासा देना, इस बार भी आपका मान लिया, अगली बार भी आपका मान लिया। लेकिन ये दिलासे के साथ साथ आपको ये भी तय करना पड़ेगा कि एक दिन ऐसा आएगा, जब चाहे वो इस कृषि कानून में आए, चाहे वो छात्रों के संघर्ष के बाद आए, जब आपको अपनी पूर्णता हार का एक व्यक्तिगत सामना, एक निजी तौर पे सामना करना पड़ेगा। बीजेपी is not a bad party. The ideology of BJP is bad, which makes it bad, and the combination of RSS makes it a toxic element which cannot be fabricated in this country. हम अपने मेन डेवलपमेंट मूल्यों से बहुत दूर जा चुके हैं, और ये डर की स्थिति जो इस पार्टी ने बना दिया, ये ऐसा कभी था ही नहीं, किसी भी स्तर पे नहीं था। और आज भी एक सुझाव आप पत्रकारिता में है कि अगर मीडिया अपने चौथे स्तंभ हमारा डेमोक्रेसी का, अगर वो पुरजोर तरीके से हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाए और आवाज बने, सवाल क्यों नहीं पूछे जाते हैं? राहुल जी का जिक्र इतना आया, इस पूरे इंटरव्यू में मोदी का जिक्र क्यों नहीं आया? नहीं सर, राहुल जी का इतना जिक्र आया, लेकिन अमित शाह जी का जिक्र क्यों नहीं आया? हम सबको मिलकर इनसे सवाल पूछना है कि आप क्यों, किस तरीके से और संचालन व्यवस्था में कहां पर पहुंचना चाह रहे हैं, और आपका मेन मकसद क्या है? आपके हर एजेंडे पे कौमी विफलता क्यों दिखती है? क्यों हर बार आपको मुसलमानों का, पाकिस्तान का, बांग्लादेशियों का सहारा लेना पड़ता है इस देश को जोड़ने में? क्यों आपको आखिरी समय इलेक्शन के कुछ राइट्स करवा देना पड़ता है, या आप हिंसा का प्रयोग करते हैं? क्या आपके पास ऐसा कोई नहीं है जो टेबल पे चरण स्तरीय बात करके डिप्लोमेसी से करे? अरे डिप्लोमेसी का वो उदाहरण अगर मैं आपको याद दिलाऊं, जब अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन की युद्ध तोप हमारे तरफ मोड़ दिए गए थे, ईगल और अस्कास, तब रूस जाकर हमारी इंदिरा जी ने क्या डिप्लोमेसी वो करी थी? वो समझौता आज हमें इक्विप्ड किया। हर तरीके से हम उस कार्यशैली पर, अपनी रक्षा नीतियों पर बहुत उत्तीर्ण रहे। डिप्लोमेसी में हर बार चप्पल, जूता और बंदूक थोड़ी उठाना पड़ता है, और अपने ही देशों के खिलाफ।
अर्नब गोस्वामी के उस चैट के बारे में क्या हुआ, पुलवामा के उस अटैक के बारे में क्या हुआ, और ऐसे से बहुत सारे ऐसे से जो चीजें बीते दिनों में हुई उसके बारे में क्यों लोग भूलते जा रहे हैं? किसी बात का डर है, यूट्यूब से आपको बैन करा दिया जाएगा, वेबसाइट बंद कर दी जाएगी। जिस दिन ये डर से हमारा व्यक्तिगत सामना होगा और हम उस पर कह पाएंगे कि चलो आओ हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे, तब जा ये युवा ही है। पत्रकारिता के विफल होने के बाद मेरे अंतरात्मा में सिर्फ मेरे को एक और एक उम्मीद दिखती है, युवा। ये युवा शक्ति और दूसरी मेरे को मातृ शक्ति दिखती है। यही दो शक्तियां जुड़ेंगी तो शायद आप जैसे लोगों के कानों पे थोड़ा सा जू रेंगना तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ आप लोगों का अगर हमें थोड़ा सा बल मिल गया, ताकत मिल गई। सिर्फ एक ही ऐसा पत्रकार है रवीश कुमार जो सवाल पूछ रहा है, सब फैन हुए बैठे नहीं सर, प्रधानमंत्री का डेमोक्रेटिक अलायंस में कोई फैन होना ही नहीं चाहिए, आप व्यक्तिगत फैन फॉलोइंग करिए। सागर जी, एक भाजपा का एक फुल कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। रवीश कुमार जी का आपने नाम लिया, रवीश कुमार जी के प्रोग्राम में कोई भाजपा का जो भी सदस्य है वो भाग नहीं लेता है। भाजपा के सदस्य नहीं आते हैं, उन्होंने उनको निलंबित कर दिया है अपनी पृष्ठभूमि से, अपने कन्वोकेशंस। हाँ, और ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जिसपे भाजपा के कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, छोटे से छोटा नेता आने से भी इनकार कर देता है। भले ही डायरेक्ट ना बोले लेकिन इनडायरेक्टली वो बैन कर देते हैं जो निष्पक्ष बात करते हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को जोड़कर एक एसोसिएशन बनाया जाए। अगर मीडिया एक विभाजन मानसिकता लेकर आ गया है तो उसके साथ विद इन द सेम इकोसिस्टम फाइट किया जाए। ये भी तो एक रणभूमि है जिसको मीडियाकरण का नाम दिया गया है। इसमें अगर मीडिया हमारे साथ, आपने पहला दूसरा सवाल ही आपका था कि दिख क्यों नहीं रहे कांग्रेस या कांग्रेसी मुहिम दिख क्यों नहीं रही है। देखने के लिए सड़क पे उतरना पड़ेगा, टॉर्च जलाना पड़ेगा। ये कुछ इस तरीके का होता है कि दिल्ली से चंडीगढ़ या पुणे से बॉम्बे का सफर है और हेडलाइट ऑन करने पे बॉम्बे से पुणे नहीं दिखेगा, जितना जाते जाएंगे उतना दिखेगा। उसी तरीके से मीडिया भी जितना आता जाएगा जनता को उतना दिखेगा। अब आपका ये वीडियो कहां तक जाएगा, ये ही शब्दावली हमें प्रयोग करना है कि मीडिया इस मुहिम में आगे बढ़े। हमारे मेजर इंस्टीट्यूशन को खंडित कर देना, शिक्षा का एक दूसरा रास्ता तय कर देना, यूपीएससी और एसएससी के दाखिलों पे वो तर्जी करा देना। अभी रेलवे का इतना बवाल होने के बाद रेलवे के दाखिले हो, युवा करे तो क्या करे। एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ बेरोजगारी की मार, देश का इकोसिस्टम लोकस एकदम जीरो पर है। हमारे लिए और आपके लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन जब मैं युवा हूं, मैं खुद 27-28 साल की मेरी उम्र है, और जब मैं अपने लोगों के बीच में देखता हूं, युवा साथियों से मिलता हूं, तो स्थिति बड़ी विपदाकारी होती है। स्थिति इतनी अपने आप में, उसके अंदर इतनी संवेदना होती है कि एक आदमी की मतलब उसकी रीढ़ की रूह भी कांप जाए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि कुछ ऐसी मुहिम को भी सुनिश्चित किया जाए जिसमें हमारे निशंक साहब, हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर के भी थोड़ा सा उनको भी मोबिलाइज किया जाए, उनको बताया जाए कि कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। मेरी प्रार्थना है उन एजेंसीज के आला अधिकारियों से जो ये वीडियो के माध्यम से मेरी बात सुन पा रहे हैं, पहुंच पा रहे हैं, कि कृपया करके वैकेंसीज को रेगुलेट किया जाए, कृपया करके जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया जाए। और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए मंदिर मस्जिद ये सब छोड़ना पड़ेगा, हिंदू मुसलमान छोड़ना पड़ेगा, इकाई से दोबारा नवनिर्माण करना पड़ेगा। हमें भूलना नहीं है, अल्टीमेटली हम एक है, क्योंकि हमारा प्रिलिमिनरी कॉन्स्टिट्यूशनली जो वर्ड है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कितनों को हटाओगे? आज मुसलमान की बात कर रहे हो, फिर नॉर्थ ईस्ट पहुंच जाओगे, फिर साउथ वाले खटकने लगेंगे, फिर कोई और खटकने लगेगा। कितनों को? हमारी एकता, हमारा अलग होना है। और इसी के साथ मैं कोशिश करूंगा कि ये सारी मुमकिन हमारी बातचीत एक अलग स्तर पर दिखे और लोग इससे उजागर रहे। जी जी, धन्यवाद सर। आपने अपने व्यस्त समय से समय निकालकर हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की है। न्यू इंडिया न्यूज की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब, धन्यवाद। और आपके श्रोताओं को मेरी तरफ से शिवरात्रि के लिए धन्यवाद। एक दिन बीत चुका है, लेकिन होपफुली
they will accept it. Thank you so much for all the best wishes. Thank you so much. Thank you.